आम से आम आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्चों के हिसाब से अपना एक बजट बनाता है, वह चाहे सप्ताह का हो, महीने का हो या साल का हो। ठीक उसी तरह सरकारें भी अपना बजट बनाती हैं जो उनकी योजनाओं और खर्चों को दर्शाता है। इसी क्रम में 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चौथी बार देश के सामने आम बजट पेश किया। क्या आम, क्या खास, हर किसी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। हर कोई बजट में खुद के लिए कुछ अच्छा हो जाए ऐसा ही ढूंढ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज जो कुछ जानकारियां हमने आपके लिए बजट से जुड़ी इकट्ठा की हैं, जो बड़ी दिलचस्प हैं और जो शायद आपको ना पता हो, ऐसा मेरा प्रयास है कि उन चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखूं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस वीडियो में अंत में बजट से संबंधित एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक किसी एक खास साल में केंद्र सरकार के वित्तीय ब्यौरे को संघीय बजट कहते हैं। संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है। मोटा मोटा कहा जाए तो सरकार एक वित्तीय योजना बनाती है जो उनके राजस्व यानी कि आय की तुलना में खर्चे को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है यह देखना होता है। अब सवाल होता है कि बजट बनाता कौन है। भारत का केंद्रीय बजट कई विभागों के आपसी विचार विमर्श के बाद ही तैयार होता है। इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के कई अन्य मंत्रालय भी शामिल रहते हैं, जिसके बाद वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स की बजट डिवीजन इसे तैयार करती है। बजट निर्माण का उद्देश्य बजट बनाने के दौरान सरकार का लक्ष्य आय के साधन बढ़ाते हुए योजनाओं के लिए धन आवंटन करना, देश की आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी करने के लिए योजनाएं बनाना, लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने समेत गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजनाएं बनाना शामिल है। साथ ही देश में आधारभूत ढांचे के निर्माण, रेल, बिजली, सड़क के लिए धनराशि आवंटित करने के लिए भी बजट में प्रावधान रहते हैं। सरकार की आय के प्रमुख साधनों में विभिन्न प्रकार के कर और राजस्व, सरकारी शुल्क, जुर्माना, लाभांश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि तरीके शामिल होते हैं। अब इसकी नींव कैसे रखी जाती है। देश में किसी साल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा बाजार कीमत यानी कि करंट मार्केट प्राइस को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसे बजट की बुनियादी या नींव कहा जा सकता है, क्योंकि बगैर नॉमिनल जीडीपी जाने अगले साल का बजट बनाना संभव ही नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि इसे बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। बजट पेश करने से 6 महीने पहले से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसको बनाने के लिए अलग अलग प्रशासनिक निकायों से आंकड़े मंगाए जाते हैं और उनसे यह पता लगाया जाता है कि उन्हें कितने फंड की जरूरत है। इसके अलावा जन कल्याण योजनाओं के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी, इस हिसाब से अलग अलग मंत्रालयों को फंड मुहैया कराए जाते हैं। अब आपको बताता हूं कि बजट में क्या क्या शामिल होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, सरकार का आम बजट मूल रूप से उसके खर्चे और राजस्व यानी कि रेवेन्यू का पूरा ब्यौरा होता है। इसके जो अहम खर्चे होते हैं उनमें जन कल्याण योजनाओं में दिए जाने वाले फंड, आयात के खर्चे, सेना की फंडिंग, वेतन और कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज वगैरह शामिल होता है। यह तो हो गई बजट की बात कि कैसे यह तैयार होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा यह कि इस साल का बजट आम लोगों के लिए और व्यावसायिक दृष्टिकोण से कितना अच्छा रहा। कई सारे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने उसे पास किया तो किसी ने फेल। कटिहार की जनता की नज़र से अगर देखें तो उन्हें उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, जो नहीं हुआ, और लगभग यही दृष्टिकोण व्यवसायी वर्ग का भी था। और तो और आपने आम आदमी को हर तरफ से टैक्स भरने पे मजबूर कर दिया। व्यवसायियों का कहना है कि लोगों के हाथ में पैसे होंगे तब तो वो बाजार में खर्च करेंगे। उस पर भी लोग थोड़ा थोड़ा निवेश कर रहे हैं, पर आपने प्रोविडेंट फंड में भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगा दिया, तो आम आदमी बेचारा करेगा क्या। किसी ने कहा मिडिल क्लास को बिना राहत दिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने वाले वादे पर बिना अमल किए महंगाई नियंत्रण, चुप्पी सहित कृषि में नई दृष्टि के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए आवंटन की कोई बात ना करना निराशाजनक है।
हालांकि कुछ महिला ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला विकास के लिए भी बजट में कई प्रावधान किया है, इससे महिलाओं का भला होगा। अब बात करते हैं व्यवसाय जगत की। चूंकि कटिहार में ज्यादातर व्यवसाय ट्रेडिंग के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो उसी दृष्टिकोण को समझने के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कटिहार के लोगों से बात की। आइए जानते हैं उनकी नजर में बजट कैसा रहा। पिछले साल का बजट में बहुत कुछ था नहीं, लेकिन इससे बढ़िया बजट था। इस बार तो जो बजट आया है उसमें हम लोग उम्मीद थी कि कोरोना काल की वजह से जो व्यापारियों को नुकसान हुआ, मध्यम श्रेणी के व्यापारी और मझोले व्यापारी, छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, बैंकों से जो लोन है उसके ब्याज में रियायत मिलेगी, दरों में रियायत मिलेगी, उसमें छूट मिलेगी, लेकिन किसी भी तरह का कोई इसके अंदर में नहीं दिया गया। अभी जो ये किया गया है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट बजट के हिसाब से बनाया गया इसको। बजट के पहले हर व्यवसायियों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि महंगाई दर को देखते हुए ये होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बजट मध्यवर्गीय लोगों के हिसाब से तो कुछ नहीं है, बजट पहले जैसा ही रहा, विशेष कुछ मिला नहीं। बजट आने के बाद ये जितने भी जो सरकार के द्वारा बजट में जो प्रावधान सब लाए गए हैं, ये बड़े बड़े बिल्डर्स या बड़े बड़े व्यापारियों के लिए हम लोग समझ रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें मध्यम वर्गीय या छोटे व्यापारियों के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसी प्रकार से हम लोग को समझ में यही आ रहा है कि ये बजट पूरी तरह कॉर्पोरेट जगत के लिए बनाया गया है, जो उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार में जो एनडीए में घटक दलों में आपस में जो खींचतान है, शायद उसका भी एक असर बजट पे देखने को मिला कि बिहार को उपेक्षित रखा गया। नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि बिहार के लोगों को या बिहार के व्यवसायियों को इसमें जो है जगह नहीं मिलती। अगर विशेष राज्य का दर्जा के रूप में घोषित कर दिया जाता, तब बहुत बड़ा फायदा बिहार के लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को होता। बजट बिल्कुल फेल है। उनको उम्मीद था उनको डायरेक्ट टैक्स में रिबेट मिलेगा। एटीसीसी में 1.5 लाख का जहां मिलता है रिबेट, उसको बढ़ा के 2 लाख करेंगे। आपको मेडिकल में आपको 80D में मिलता है आपको 25,000, उसको बढ़ा के 50,000 का। मेडिकल बहुत महंगा हो गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। वो सेम कॉपी पेस्ट 3 साल से चला जा रहा है, और पिछला बजट का जो भी कमिटमेंट वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पिछले साल के बजट में भी ट्रेडर्स की मांग थी कि बजट में रिटेल कारोबार के लिए नेशनल ट्रेड पॉलिसी बनाई जाए, जो कि इस बार भी बजट में कहीं दूर दूर तक चर्चा में नहीं रही। छूट तो मिली नहीं, उल्टा पीएफ के ब्याज के पैसों पर टैक्स लग गया। प्रोविडेंट फंड में अगर किसी वित्त वर्ष में कुल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की उस राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स उस शख्स के स्लैब के हिसाब से लगेगा। पीएफ पर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने वालों के लिए यह प्रस्ताव एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है। मानो सरकार इस बजट से आम आदमी का तेल निकालने में लगी हुई है। सरकार ने ऐसे भी लोगों के लिए कुछ नहीं किया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी नौकरी गंवा दी। ना तो उन्हें कोई मुआवजा ही मिला, उल्टा लोगों को मिलने वाले वेतन से कम वेतन पे नौकरी करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस पर बीतती है गुरु वह ज्यादा समझ सकता है इन चीजों को। अब थोड़ी बात शिक्षा जगत की जाए। हम सीमांचल जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शुभम शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय मुहैया कराने की बात की गई। यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय कैसे हैं ये हम और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब सवाल यह उठता है कि डिजिटल विश्वविद्यालय कितनी कारगर साबित होंगी, क्योंकि अभी भी हमारे क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा उस स्तर पर नहीं है जो दूसरे देशों में है, या यूं कहें कि भारत के दूसरे शहरों में है। अब गणित एवं विज्ञान में ही 750 वर्चुअल लैब बनेंगे। अब जब वर्चुअल लैब में प्रैक्टिकल होगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि डॉक्टर इंजीनियर कैसे होंगे। वैसे ही होंगे कि नाले सड़क के ऊपर रहेंगे और उन नालों के पानी सड़कों पर बह रहे होंगे। यह बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बातें बजट में की गई हैं उसके लिए सबसे पहले उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात पर आते हैं।
बजट में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के विकल्प के तौर पर बैटरी अदला बदली नीति लागू होगी। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति और उसकी सप्लाई किस तरह की है। बिहार की आम जनता, उन्हें तो बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही, तो चार्जिंग पॉइंट के लिए कहां से आएगी बिजली। इन्हीं सब बातों पर मुझे लगता है कि एक बार और गौर करने की जरूरत है, क्योंकि यह बजट जैसा दिखता है वैसा है नहीं। क्योंकि अगर इसी बजट को लागू किया जाना है तो सबसे पहले जो धरातल पर लंबित कार्य हैं पहले उन्हें पूरा करने होंगे, तब जाकर यह चीजें सही होंगी और फिर डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होगा। अब बताते हैं आपको बजट के बारे में वह हिस्सा जिसको सुनने के लिए आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा। आपने बजट के हलवा सेरेमनी के बारे में सुना होगा। हलवा सेरेमनी मुख्यतः बजट की प्रिंटिंग से पहले की जाती है। बजट के प्रिंटिंग से पहले परंपरा अनुसार एक बड़े से कढ़ाई में हलवा बनाई जाती है। इसकी अगुवाई वित्त मंत्री खुद करते हैं। हलवा सेरेमनी के बाद ही बजट की प्रिंटिंग शुरू होती है। हलवा सेरेमनी नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित होती है। हर साल सरकार बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा समारोह आयोजित करने की वार्षिक परंपरा का पालन करती है। हलवा तैयार होने और परोसने के बाद वित्त मंत्रालय के 100 से अधिक कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ही रहते हैं। प्रक्रिया में शामिल अधिकारी केवल नामित मोबाइल फोन के माध्यम से ही अपने परिवारों के संपर्क में रह सकते हैं। इस परंपरा के पीछे का मुख्य उद्देश्य बजट दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखना है। विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से हलवा सेरेमनी नहीं मनाई जा रही है, जिसकी जगह पर मिठाइयों से काम लिया जा रहा है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।